ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास, सर 10 सॉरी, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब विजिबल है बेटा? जी सर। ओके। नाउ द पॉइंट इज, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ डायग्राम सीख लिया था कि जी स्टेम एंड लीफ को किस तरह से ड्रॉ करना है, बॉक्स एंड विस्कर हो गया था, ये हमारे हो गए थे। अगर आप लोगों को याद हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए मैंने कहा था हमारे पास ये सारा कुछ है जो कि हमें आना चाहिए। स्टेम एंड लीफ, बॉक्स एंड विस्कर हो गया। हिस्टोग्राम पे बात करनी है नेक्स्ट हमें। तो हिस्टोग्राम की जहाँ तक बात है, पहली चीज़ तो हिस्टोग्राम के लिए याद रखिएगा कि जब भी आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो हिस्टोग्राम की जो आपके पास एक्सिस है, इसके लिए याद रखिएगा ऑन दी वाई एक्सिस हमेशा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है। ऑन दी एक्स एक्सिस आपका रैंडम वेरिएबल आता है। अब रैंडम वेरिएबल में आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी उसने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल टाइम आ सकता है, हाइट आ सकती है, वेट आ सकता है, कुछ भी आपके पास आ सकता है, राइट। अब याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो इसके लिए कोर चीज़ होती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। मैं CW नहीं लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ क्लास विड्थ। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम अपनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा बेटा, अगर मैं एक ही डेटा के लिए दो डिस्प्ले करूं, फॉर एग्जाम्पल let's say that if I have this, if I have this, like this, right, और अगर मेरे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, राइट। अगर ये मेरे पास दो फिगर्स हैं, अब ये एक ही डेटा के लिए मैंने दो बनाए हैं, राइट। तो याद रखिएगा इनमें से एक जो है वो मेरा हिस्टोग्राम है और एक मेरा बार ग्राफ है। अब यहाँ पे ये वाला जो है बेटा, दिस इज बेसिकली द हिस्टोग्राम, और ये वाला जो मेरे पास है दैट इज बेसिकली द बार ग्राफ। याद रखिएगा बार ग्राफ जो होता है ना, उसके अंदर आपके पास ये जो बार्स होती हैं इसके दरमियान में स्पेसिंग होती है, हर बार के दरमियान में स्पेसिंग होगी, राइट। वेयर एज द हिस्टोग्राम इज क्लोजली पैक्ड। आपका जो हिस्टोग्राम है वो क्लोजली पैक्ड होता है बिल्कुल इसी तरीके से। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास जब भी हिस्टोग्राम है तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो बार्स हैं वो एक दूसरे को कंसाइड करनी चाहिए, क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, राइट जी।
तो आए जी इसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं और हम लोग अब ड्राइंग पे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, गौर से देखिएगा। उससे हमें कहा है एज अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन स्कूल year group were asked how long they spent on the mathematics homework during one particular week। ठीक है, कहते हैं द टाइम्स आर गिवन टू नियरेस्ट 0.1 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है नियरेस्ट 0.1 आवर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे यूज होगी आगे जाके बात करेंगे। कहता है द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास यहाँ पे उसने टेबल में रिजल्ट डिस्प्ले किए हुए। कहता है ऑन अ ग्राफ पेपर a histogram, draw a histogram to illustrate this information। हमें वो कह रहा है कि जी ग्राफ पेपर पे इस इंफॉर्मेशन को इलिस्ट्रेट करो। अब इस डेटा को अगर मैं देखूं, बेटा सबसे पहले डेटा को ना चेक करना है आपने। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो यहां पे मेरे पास 0 पॉइंट, गौर से देखें 0.5 है। नेक्स्ट वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो 0.6 से हो रही है। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 1.0 है, नेक्स्ट वैल्यू 1.1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2.0 है, नेक्स्ट वैल्यू 2.1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3.0 है, नेक्स्ट वैल्यू 3.1 से स्टार्ट हो रही है। हर वैल्यू के अंदर अगर आप एक चीज नोट करो तो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। वो है बहुत छोटा सा, लेकिन है तो सही, एटलीस्ट 0.1 का है। अगर मैं इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दूंगा ग्राफ पे एज इट इज, तो होगा क्या, वो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, वो मेरे पास एक बार ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि हर वैल्यू पे 0.1 का डिफरेंस आएगा। हर बार एक दूसरी बार से 0.1 के डिस्टेंस पे होगी। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्री करते हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। अब पॉइंट यहां पे ये है कि इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मुझे उसने कहा है हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। तो सबसे पहले कैसे करना है हमने, गौर से देखिएगा। लेट मी राइट दीज वैल्यूज लाइक दिस। इधर मैं अपनी वैल्यूज को ऐसे लिख देता हूँ, t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0.1, लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.5। फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0.6 है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1.0। t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1.1 है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2.0। t is greater than and equals to 2.1 है, less than and equals to 3.0। और उसके बाद लास्ट वाली जो हमें दी हुई है, that is eventually t is greater than and equals to 3.1, less than and equals to 4.5। ये उसने हमें दिया हुआ है, राइट। बेटा जब भी इस तरह से हमारे पास टेबल हो ना, या इस तरह की वैल्यूज हो जो कि कंसाइड ना कर रही हो, जैसे यहाँ पे 0.5 है, नेक्स्ट 0.6 पे जा रही है, तो इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, इन वैल्यूज को हम नाम देते होते हैं, दीज आर नोन एज माय क्लास लिमिट्स, राइट। हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको एक बात बोली है, मैंने कहा है ये वैल्यूज आपकी एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो हम इनको मैच करने के लिए जो कॉलम बनाते हैं, हम कहते हैं इन क्लास लिमिट्स को आपने कन्वर्ट करना है इनटू क्लास बाउंड्रीज। अब ये फाइंड करना बहुत आसान है, गौर से सारे इधर देखें। आपने बेटा करना क्या है, क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो तो उसमें उसने कहा है द टाइम्स आर गिवन टू नियरेस्ट 0.1। ये जो नियरेस्ट 0.1 उसने लिखा हुआ है, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट के बाद उसने जो भी वैल्यू लिखी हो बेटा, आपने क्या करना है, उस वैल्यू को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे 0.1 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.05। ये वाली जो वैल्यू है ये हमें हेल्प आउट करेगी, और वो कैसे करेगी, इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। इसको ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, नियरेस्ट के बाद जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को पकड़ लेना है, उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अगर उसने यहाँ पे लिखा होता है नियरेस्ट 1 आवर या नियरेस्ट एन आवर, तो फिर मैं 1 को पकड़ता, डिवाइडेड बाय 2 कर देता। अगर वो कहता है नियरेस्ट 5 आवर, तो मैं 5 को पकड़ता, डिवाइडेड बाय 2 कर देता। अब हमने करना क्या है, वो और से देखिएगा। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लेंगे, वैल्यू हमारे पास है जी 0.05। इस वैल्यू को आपने लेना है, और इस वैल्यू को, ये जो प्रीवियस वाली वैल्यूज है मेरी, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये जो आगे वाली वैल्यू है इसमें ऐड कर देना है,
0.05 ही सब्ट्रैक्ट भी करना है, 0.05 ही ऐड करना है सब में। इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड। आए करते हैं, देखते हैं होगा क्या। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें सारे। 0.1 माइनस 0.05, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.55। t is greater than and equals to less than and equals to 0.55 प्लस करो 0.55 आ जाएगा। सॉरी, 1 जब 0.1 माइनस 0.5 करेंगे तो वो 0.05 आएगा, माय बैड। उसके बाद इस 0.6 में जब मैं माइनस करूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा, 0.6 माइनस 0.05, तो वो आपके पास आएगा 0.55। इधर क्या आएगा, 1 में जब ऐड होगा तो 1.05। इधर क्या होगा हमारे पास, t इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 1.1 माइनस 0.05 करो अगर अपने कैलकुलेटर से तो 1.05 आता है। 2.0 में अगर हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा 2.05। इधर क्या होगा, t इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2.1 में माइनस करेंगे तो वो बनेगा 2.05। ऐड जब करेंगे इस वाली वैल्यू में तो वो बन जाएगा 3.05। लास्ट वाली वैल्यू के अंदर भी करते हैं। 3.1 माइनस 0.05, दैट विल बी लीड अस टू 3.05। और यहाँ पे क्या आएगा, 4.5 प्लस 0.05 विच इज गोइंग टू बी 4.55। तो अब अगर हम देखें ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हुआ क्या, मेरे पास ये जो वैल्यू थी ये जिस पे खत्म हो रही है नेक्स्ट वाली इससे स्टार्ट हो रही है, सब में ऐसा केस बन गया। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो वो बेटा ड्रॉ होगा क्या, दैट विल बी इजीली ड्रॉइंग एन हिस्टोग्राम। नाउ सारों को यहां तक एग्रीड है बेटा, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो चीज हमें चाहिए दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड, फ्रीक्वेंसी तो उसने दी हुई है, इसको एज इट इज फ्रीक्वेंसी को इधर लिख देता हूं मैं। कितनी है जी, 11, 15, 18, उसके बाद है जी 30 और उसके बाद कितनी है 21, राइट। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करनी है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया बेटा आपको, मैंने कहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एज अ फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। गौर से देखना, बड़े सिंपल है बेटा। यहाँ पे आप लोगों की गलती होती है, उस गलती को आइडेंटिफाई कर लें। सबसे पहले याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी तो लिखी हुई है दैट इज 11 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। कैसे फाइंड करनी है, बहुत आसान है बेटा। जब आप क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हो ना, फिर ये जो क्लास लिमिट है इनको भूल जाना है, ये क्लास बाउंड्रीज ही हमारा सब कुछ है। आपने क्या करना है, ये जो अपर वाली वैल्यू है और ये जो लोअर वाली वैल्यू है इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपर माइनस लोअर। हम कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री माइनस दी लोअर क्लास बाउंड्री। तो कैलकुलेटर जरा हाथ में पकड़ लें, 0.55 माइनस 0.05 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.5। एक चीज मैं यहां पे बताता चलूं, अगर किसी बच्चे ने क्लास लिमिट को माइनस किया 0.5 माइनस 0.1 तो वो आता है 0.4, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी गलत है। तो इसको नहीं लेना है आपने, आपने हमेशा क्लास बाउंड्रीज को लेना है। सारों को यहां तक सॉर्टेड है बेटा। तो डिवाइडेड बाय 0.5 आ गया विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 22। इसी तरीके से इधर क्या होगा, 1.05 माइनस 0.55 विच इज अगेन 0.5। कैलकुलेटर से बेशक चेक कर लें, 15 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 30। इधर क्या होगा, 2.05 माइनस 1.05 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 1 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 18। फिर क्या होगा, 3.05 minus 2.05 which is going to be again equals to 1. तो 30 divided by 1 which is going to be equals to 30. फिर हमारे पास क्या होगा, 4.55 minus 3.05 which is going to be equals to 1.5. So that is 21 divided by 1.5 which is going to be equals to 40.
राइट। तो ये मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। अब मेरा टेबल कंप्लीट है। याद रखिएगा वाई एक्सिस पे जो हमें लेनी है दैट इज गोइंग टू बी माई क्लास बाउंड्रीज, सॉरी एक्स एक्सिस पे, ये मेरी एक्स एक्सिस पे आएंगी, वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी, और इसको हम अपना ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर ग्राफ पेपर पे चलते हैं इन ऑर्डर टू प्लॉट दिस। ओके जी, ये टेबल की स्क्रीनशॉट अपने सामने रख लें, या अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस स्क्रीनशॉट को सामने रख लें। अब मैं इस टेबल को हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर रहा हूँ। याद रखिएगा बेटा, हिस्टोग्राम जो प्लॉट होता है वो आपके ग्राफ पेपर पे होता है, पहली चीज तो ये क्लियर रखें। दिस इज द सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर जो कि आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेस मार्क कर रहा हूं मैं। यहां पे मेरे पास क्या आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैक्सिमम 30 तक जा रही है। उसके बाद यहाँ पे 0 है, ये आ गया जी 0.5, ये आ गया जी 1.0, ये आ गया जी 1.5, ये आ गया 2.0, ये आ गया 2.5, ये आ गया 3.0, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3.5, फिर आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आ जाएगा 4.5। ठीक है जी, जल्दी से ये एक्सेस भी प्लॉट कर लें। ओके जी, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, गौर से देखिएगा। क्लास बाउंड्री है हमारे पास 0.55, 0.05 से 0.05 से लेके 0.55 तक। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है जी 22 की। गौर से देखिएगा क्या करेंगे। ये देखो 0.05 यहां से चला मैं 22 तक जाना है, ये 20 है, 21, 22, ये आया मैं ऑल द वे अराउंड इधर तक 0.55, ये आया जी 0.55, ये चला मैं इधर तक, ठीक है। और ये मैंने बार ड्रॉ कर दी। याद रखिएगा हिस्टोग्राम आपने स्केल से ड्रॉ करना होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। उसके बाद 0.55 से 1.05 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपकी 30 पे। आए चलते हैं
0.55 से 1.05, ये देखो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। 1.05 कहाँ पे होगा, ये देखो ये 1 है, ये 1.5 है, तो एक छोटा बॉक्स आगे, यहाँ से मैं चला 30 तक, यहाँ से मैं चला 30 तक, और ये मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, 1.05 से 2.05 तक 18, ये आया मैं 2.05 पे, और 18 कहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी 20 से 2 बॉक्सेस नीचे, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 3.05 से, सॉरी 2.05 से 3.05 30 तक आए, चलते हैं। 3.05 ये आया 3.05 पे मैं, और ये बन गया। ठीक है, फिर है जी 3.05 से 4.55 पे और 14 तक जाना है, ये आया जी 4.55, जाना कहाँ तक है, 14 तक, 15 से 2 बॉक्सेस नीचे, सॉरी 1 बॉक्स नीचे, और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी माय हिस्टोग्राम। पहली चीज याद रखिएगा, हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करना है, इट शुड बी नीट एंड प्रॉपरली स्केल से करना है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ओके जी, सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम। अब यहां पे एक चीज नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, वो और से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज कि अगर मुझे इसका मीन फाइंड करना है। देखो बेटा, मीन मीडियम मोड की जहां तक बात है, सबसे पहले मैं मोड फाइंड करता हूं इसका। मोड अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, मोड इज द मोस्ट अकरिंग नंबर। राइट, आपको मोड के लिए क्या करना होता था? मोड के लिए हम क्या करते थे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये 30 है। 30 इज नॉट द मोड, इसके ऊपर, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, क्लास बाउंड्री को नहीं लिखना है, ये जो क्लास लिमिट है इसी को आपने लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास मोड क्या बनेगा, मोड की वैल्यू विल बी 2.1, t इज ग्रेटर देन एन इक्वल, लेस देन एन इक्वल्स टू 3.0। तो ये मेरा मोड बन जाएगा स्टेट में। सबको यहां तक क्लियर है? क्लास बाउंड्री को नहीं लिखना होता, क्लास बाउंड्री हेल्प्स अस फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड ड्राइंग, और एक जगह और मीन में यूज होती है, बाकी जो वैल्यूज है वो आपके पास क्लास लिमिट ही यूज होगी। फिर अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका मीन फाइंड करें, तो मीन कैसे फाइंड करना है, गौर से देखो।
अगर आपको याद हो तो मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था, मीन आपके पास क्या है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, राइट। अब समेशन एफ ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ठीक है फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो एक्स है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास लिमिट को, और यहाँ पे क्लास लिमिट के पास एक पूरी सीरीज है, टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0.1 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.5। तो इनमें से वैल्यूज कौन सी लूंगा, इसके लिए बेटा करना ये होता है कि इसके लिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं मिड वैल्यू। वी एक्चुअली फाइंड मिड वैल्यू, राइट। आप यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करते हो। मिड वैल्यू को भी आपने क्लास बाउंड्री से फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो अपना कैलकुलेटर पकड़े, 0.05 प्लस 0.55 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो अगर हम अपने कैलकुलेटर से देखें 0.05 प्लस 0.55 0.6 होता है, डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करोगे तो 0.3 आ जाएगा। इसको आपने उठा के यहाँ पे लिख देना। इसके बाद 1.05 प्लस 0.55 ऐड करो, विच इज गोइंग टू बी 1.6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दिस इज गोइंग टू बी 0.8। उसके बाद 2.05 प्लस 1.05 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.55। इसके बाद 3.05 प्लस 2.05 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना बन जाएगा, 2.55। उसके बाद 4.55 प्लस 3.05 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3.8। ये जो मिड वैल्यू आपकी आई है ये आपकी समेशन एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स का काम करेगी। अब हमने क्या करना है, इनको इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करते जाना है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द समेशन एफ ऑफ एक्स। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, आए जी मीन फाइंड कर देते हैं अपना। मीन हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 11 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1.55 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2.55 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 3.8 डिवाइडेड बाय क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी, 11 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 21। That is going to give us the mean of this. सबको यहां तक क्लियर है बेटा? This is how we actually draw the histogram और इसके मीन मीडियम मोड इस तरीके से फाइंड करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज अभी तक जो हमारे पास सिनेरियो था, गौर से सुनिएगा सारे। अभी तक जो हमारे पास सिनेरियो है बच्चे, वो हमारे पास क्या है, उसने कहा है द टाइम टेकन बाय 57 एथलीट्स। ये आपको इसने एक टेबल ड्रॉ करके दिया है। अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास होता क्या था कि आपके पास एक टेबल गिवन होता था, तो उस टेबल को यूज़ करके हम लोगों ने सीखा कि भाई आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। जैसे कि ये वाले की मैं बात करूँ, प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मेक श्योर दैट योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैव द क्लास बाउंड्रीज, और अपर क्लास बाउंड्री को यूज़ करके और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करके आप प्लॉट करते थे। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ था, हम लोगों ने उसको यूज़ करके बॉक्स एंड विस्कर बनाया, वो भी हमारा हो गया। नाउ द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर दे सकता है वो ये वाला है। अब इसके अंदर डायनेमिक ही डिफरेंट है। वो डायनेमिक्स कैसे डिफरेंट है, वो ये है कि अगर आप पहली बात तो ये चेक करो कि इधर जो उसने दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, और फर्स्ट पार्ट पे मैं नहीं आ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में बाद में बात करेंगे। मैं ज़रा आ रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट पे, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंट इन अ सेंस है कि उसने कहा है जी ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय दीज एथलीट्स टू रन 100 मीटर्स। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें तो टेबल ही डिफरेंट है।
नाउ द टेबल इज हैविंग टाइम एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का उसने पहले क्या होता था, फ्रीक्वेंसी का होता था हमारे पास, तो हम उसको यूज करके सारे काम करते होते थे। अब उसने डायनेमिक्स ही बदल दी है, उसने आपको टाइम दिया हुआ है ऊपर वाले उसमें, नीचे उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको उसने कहा है हिस्टोग्राम प्लॉट करें, राइट। अब हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम बाय यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज करके हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करना है ये हमें समझना है। मैं आपको सिर्फ इसका टेबल और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तक लेके जाऊंगा, उसके बाद आप हिस्टोग्राम आई गेस ग्राफ पेपर पे खुद ही प्लॉट कर सकते हैं। गौर से सबने समझना है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, समझ लीजिएगा बस ध्यान से, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा ये आप लोगों से। गौर से सुनिएगा। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं यहां पे देखूं तो हिस्टोग्राम जब मुझे प्लॉट करना होता है तो एक चीज फॉर श्योर है कि आपको जब हिस्टोग्राम प्लॉट करना होता है तो हिस्टोग्राम प्लॉट होता है, बार्स ड्रॉ होती है, राइट। हमने जब हिस्टोग्राम पढ़ा था तो आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जब हिस्टोग्राम मैंने आपको करवाया था तो मैंने एक बात बोली थी कि हिस्टोग्राम का जो वाई एक्सिस होती है इस पे हमारी होती है जी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और इधर हमारा रैंडम वेरिएबल आता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे मेरे पास टाइम आएगा, राइट। अब पॉइंट ये है, हिस्टोग्राम इज हैविंग अ बार, वो बार आती है आपके पास। तो यहाँ पे तो मैं अगर देखूं तो उसने लिखा हुआ है लेस देन 10, लेस देन 10.5, लेस देन 11, लेस देन 12, लेस देन 12.5, ये लिख के उसने दे दिया है। अब बार भाई ड्रॉ होगी तो कैसे ड्रॉ होगी, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। दूसरा, वाई एक्सिस पे हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आपके पास इधर लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे नहीं जाया जा सकता है। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहले हम जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये ऑर्डर होता है। आप डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे नहीं जा सकते हैं, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। अब गौर से देखिएगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ टेबल ओवर हियर। यहां पे मेरे पास है जी टाइम, और जो उसने टाइम दिया हुआ है हमें वो उसने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जी लेस देन 10.0, लेस देन 10.5, लेस देन 11.0, लेस देन 12.0, लेस देन उसने बताया 12.5, लेस देन आपको उसने बताया 13.5। ठीक है, यही है, हाँ जी। उसके बाद उसने एक और कॉलम बनाया है और उसके अंदर उसने आपको दी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF से लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 है, उसके बाद 4 है, 10 है, 40 है, 49 है, और फिर हमारे पास है जी 15, 7 नॉट 9, ये है। अब सबने गौर से देखना है बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस बार्स का डील आउट करते हैं। देखो बेटा, उसने आपको कहा है, कहता है द टाइम टेकन बाय 57 एथलीट्स टू रन 100 मीटर्स आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। 57 एथलीट्स हैं जो कि 100 मीटर भाग रहे हैं, उनका हम देख रहे हैं कि जी आपके पास टाइम क्या है, राइट। अब यहाँ पे उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने टाइम देखा है कि भाई 100 मीटर्स 57 एथलीट कितने टाइम ड्यूरेशन में करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर दैट t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, लेस देन एंड दिस इज गोइंग टू बी 10.0। जो पहला वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है तो ऑब्वियसली बात है मैं नेगेटिव में तो जा नहीं सकता हूँ, अगर कोई नेगेटिव में होगा तो वो आपको बता देगा। टाइम है तो 0 से यहाँ पे स्टार्ट किया, इस वाली साइड पे मैंने इक्वल्स टू लगाना है, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगाना है, और क्योंकि उसने यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइम उसने लेस देन 10.0 लिखा हुआ है, तो इस जगह पे मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया, राइट। 0 से लेके 10 तक वाला मैंने स्टार्ट किया, जो लोअर वाली साइड है उस पर मैंने इक्वल्स टू लगाया।
नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, टी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू को आपने दोबारा से इधर लिख देना है 10.0, और यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन क्या होगा 10.5। सबको ये वाले दो स्टेप्स क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे, फिर आगे बात करते हैं। ओके, इसको यूज करते हुए आपने अपना इस वाले को सारों को फिलअप कर देना है। दिस इज गोइंग टू बी टी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 10.5, लेस देन आपके पास कितना आ जाएगा 11.0। जो यहां पे है उसको एज इट इज बेटा यहां पे लिख दिया है, और जो यहां पे आपके पास है जिस पे यहां पे फिनिश हो रहा है इधर से स्टार्ट, जहां पे फिनिश कर रहे हो इधर से स्टार्ट कर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी टी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 11.0, लेस देन कितना आ जाएगा 12.0। सो दिस इज टी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 12.0, लेस देन कितना आ गया 12.5। टी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 12.5, लेस देन कितना आ जाएगा 13.5। एंड दिस कंप्लीट्स माय, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दीज आर बेसिकली माय क्लास बाउंड्रीज। सबको यहां तक क्लियर है? एवरीबडी सॉर्टेड विद दिस? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, अब इससे फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है गौर से देखिएगा। कोई मुझे बताएगा कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दी होती थी तो उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे? कल अभी किया। कोई बताएगा कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड होती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होती थी बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसीज? सर ऐड करते थे हम फ्रीक्वेंसीज को। यस, शाबाश। अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं तो मैंने क्या लिखवाया था, मैंने कहा था फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख देते होते थे, जो वैल्यू आई उसको नेक्स्ट में ऐड किया, आंसर लिखते गए। 43 प्लस 51 94, 94 प्लस 69 163, 163 प्लस 22 185, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाते थे। तो बेटा अगर आपको मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको उसका ऑपोजिट जाना है, विच मीन्स फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है, वो और से सारे एक दफा इधर देख लें कैसे होगा। फर्स्ट वाली को तो आपने बेटा एज इट इज लिख देना है 0, राइट। अगर आपको याद हो ऐड करके हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाती थी, तो अब हमने क्या करना है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 4 को माइनस करना है 0 से, तो 4 माइनस 0 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4, इधर लिख दिया। उसके बाद 10 माइनस 4 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 6, यहां पे लिख दिया। 40 माइनस 10 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 30, यहां पे लिख दिया। 49 माइनस 40 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 9, यहां पे लिख दिया। 57 माइनस 49 दैट विल बी इक्वल्स टू 8। सो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते थे सक्सेसिव में ऐड करके, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, नीचे वाली को ऊपर से माइनस करते जाना है, विच मींस प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके, अब पीछे कुछ रह ही नहीं जाता है, गौर से देखें। हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना था, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे होगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था बेटा, क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी बाउंड्रीज जो है उनको सब्ट्रैक्ट करके मिलती थी हमें। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है, डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ कितनी होगी, 10 माइनस 0, दैट विल बी रिटन एज 10 ओवर हियर। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 0। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय 10.5 माइनस 10 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.5 विच इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10.5 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.5। तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट विल बी 12। उसके बाद 30 इज द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। तो यहाँ से कितना आ गया 30।
उसके बाद 9 इज द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12.5 माइनस 12 कितना होगा 0.5 विच इज गोइंग टू बी 18. लास्ट इज 8 डिवाइडेड बाय 13.5 माइनस 12.5 कितना होता है दैट इज गोइंग टू बी 1. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8. तो ये हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई. मैंने एक चीज इधर गलत लिखी है, दिस शुड बी रिटन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. सबको यहां तक सॉर्टेड है बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर ले. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम बाय यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. कोई मुझे बताएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? एनीवन? 6. कैसे? सर क्योंकि उसने रेंज का 10.5 से लेके 11 तक, और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो यस. क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो उसने क्या कहा हुआ है, स्टेट हाउ मेनी एथलीट्स रन 100 मीटर इन द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 10.5 टू 11.5. उसने कहा है 10.5 से 11.5 में कितने एथलीट्स हैं. याद रखें मैंने हमेशा एक बात बोली है, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीपल. तो हमारे पास 10.5 से 11.5 में कितने नंबर ऑफ एथलीट्स आ रहे हैं, वो आपके पास कितने हैं, दैट इज गोइंग टू बी 6. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर बनेगा हमारे पास वो स्ट्रेट अवे 6 बन जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी आंसर 6 ओवर हियर. सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके.